चूड़ियाँ चढ़ा लो चूड़ियाँ, रंग बिरंगी सतरंगी चूड़ियाँ, चूड़ियाँ चढ़ा लो चूड़ियाँ। गुड़िया बेटी, बाहर चूड़ियाँ बेचने वाली कवि आई है, जाकर रोकना उसे। गुड़िया जल्दी से घर से बाहर निकलती है। आंटी, आंटी कवि, जरा यहाँ आना। फिर गौरी कवि गुड़िया के पास चली जाती है। मेरे पास रंग बिरंगी सतरंगी चूड़ियाँ हैं। मेरी मम्मा ने लेनी है, वो आ रही हैं। तभी रानू चिड़िया भी घर से बाहर आ जाती है। कवि बहन, क्या आपके पास लाल रंग की चूड़ियाँ हैं? लाल, पीला, नीला और हरा सब रंगों की चूड़ियाँ हैं मेरे पास। फिर रानू चिड़िया चूड़ियाँ देखने लगती है। अभी कल की ही तो बात है, मेरे घर में चोर आ गए थे और मैं बच गई। बैठे बैठे गौरी कवि ऐसे बात शुरू करती है। तो फिर क्या भाग गए वो चोर? मैंने तो अपने गहने छत पर छुपाए हुए थे, इसलिए मैं बच गई। चिड़िया बहन, तुम अपने गहने कहाँ रखती हो? मैं तो अपनी सारी कीमती चीजें इकट्ठी कर एक पुराने घोंसले में रखती हूँ। बहुत अच्छा करती हो चिड़िया, चोरों का आजकल पता नहीं कि कब आ जाएं। फिर गौरी कवि रानू चिड़िया को चूड़ियाँ दे देती है। कवि बहन, कितने पैसे हुए? नहीं नहीं, मैं तुमसे पैसे नहीं लूंगी चूड़ियों के। मैं तो रोज इस जंगल में चूड़ियाँ बेचने आती हूँ, कभी आते जाते चाय पानी ही पी जाया करूँगी। ऐसा कहते हुए गौरी कवि अपनी टोकरी उठाती है और वहाँ से निकल जाती है। मम्मा, ये कवि आंटी तो बहुत अच्छी थी, उन्होंने आपसे चूड़ियों के पैसे भी नहीं लिए। कालू, कालू, उठ जाओ, सोकर थके नहीं हो अभी तक? सारी रात जागकर काम करना होता है मुझे। आज क्या करना है और कहाँ जाना है, मैं सारी जानकारी ले आई हूँ। गौरी, कहाँ जाना है आज? एक चिड़िया रहती है पहाड़ों वाले जंगल में, आज उसके घर जाना है। उसने अपने सारे कीमती गहने एक पुराने घोंसले में छुपा कर रखे हुए हैं। गौरी, तुम चिंता ना करो, मैं अपना काम अच्छे से करता हूँ। रात हो जाती है। रानू चिड़िया अपने घोंसले में लेटी हुई थी और गुड़िया खिड़की के पास बैठी हुई थी। गुड़िया बेटी, दरवाजे की कुंडी लगा दी है ना? जी मम्मा, मैंने दरवाजे की कुंडी अच्छे से लगा दी है। गुड़िया बेटी, खिड़की भी बंद कर दो। मम्मा, खिड़की से बाहर की ठंडी हवा आ रही है, मैं सोने से पहले खिड़की बंद कर दूंगी। फिर मम्मा चिड़िया सो जाती है। आधी रात हो जाती है। गुड़िया को बहुत नींद आ रही थी, इसलिए वो भी जाकर अपने घोंसले में सो जाती है और खिड़की बंद करना भूल जाती है। कालू कौवा भी अपने काम पर जाने की तैयारी कर रहा था। फिर कालू कौवा रात के अंधेरे में निकल जाता है। कालू कौवे को पता था कि आज उसे कहाँ जाना है, इसलिए वो चिड़िया के घर के पास जाता है और वो रानू चिड़िया के घर के पास जाकर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद कालू का मामा वहाँ आ जाता है। भांजे, आज हमें कहाँ जाना है? मामा जी, ये चिड़िया का घर है, आज हमें यहीं से ढेर सारे गहने मिलेंगे। फिर कालू कौवा खिड़की के रास्ते से चिड़िया के घर में जाता है। वो खिड़की के पास पड़ा हुआ दाना पेट भर कर खाता है और फिर पुराने घोंसले के पास जाकर बैठ जाता है। चिड़िया और उसकी बेटी गहरी नींद सोई हुई थी। मिट्ठू वहीं से किसी काम से जा रहा था। वो चिड़िया के घर के बाहर कालू के मामा जी को देखकर वहाँ आ जाता है। अरे काफे, तुम इस जंगल के काफे तो नहीं लगते, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मम्मा, मैं तो यहाँ बुलबुल से कान के दर्द की दवा लेने आया था, मेरे कान में बहुत दर्द है। काफे, तुम गलत जगह पर आए हो, बुलबुल का घर तो नदी के पास है, ये तो चिड़िया का घर है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बताने के लिए। फिर कालू के मामा जी वहाँ से उड़ जाते हैं और मिट्ठू तोता भी वहाँ से चला जाता है। मिट्ठू के जाते ही मामा जी लौटकर वहीं आ जाते हैं। फिर कालू कौवा भी एक थैली लिए बाहर आता है और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। गौरी कवि भी उठकर बैठ जाती है। लाओ भांजे, मेरा हिस्सा मुझे दो। मामा जी, ये सोने के कंगन तो मैं ही लूंगी, आप सोने का हार रख लो। गौरी, मुझे भी कुछ दो, मैंने भी तो अपने दोस्तों के साथ घूमना फिरना होता है। कालू जी, ये झुमके तुम रख लो। ऐसे वो कवि अपना अपना हिस्सा बांट लेते हैं। अगली सुबह भी हो जाती है। हर तरफ तिनके ही तिनके देखकर गुड़िया अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा मम्मा, ये क्या हुआ? शायद कोई चोर आया होगा हमारे घर में। हाँ गुड़िया, पुराना घोंसला तो सारा टूटा हुआ है। अरे मेरे गहने, अरे गुड़िया बेटी, हम तो लूट गए, हम बर्बाद हो गए, वो चोर सब कुछ लूट कर ले गया। मम्मा, मगर चोर को कैसे पता चला कि हमारी कीमती चीजें पुराने घोंसले में हैं?
गुड़िया बेटी, चोर को सब मालूम हो जाता है। रानू चिड़िया के रोने की आवाज सुनकर बुलबुल, मिठू तोता और कबूतर भी वहाँ आ जाते हैं। चिड़िया बहन, कल रात मैंने तुम्हारे घर के बाहर एक कौवे को देखा था। जब मैंने उससे पूछा कि वो यहाँ क्या कर रहा है, तो उसने मुझे कहा कि वो बुलबुल से दवा लेने के लिए आया हुआ है। लेकिन मिठू भैया, मेरे पास तो रात को कोई कौवा दवा लेने नहीं आया। बुलबुल बहन, फिर वही चोर होगा या चोर का साथी होगा वो। मम्मा, वो आंटी, वो चूड़ियों वाली आंटी जिसे आपने कल बताया था कि आप अपनी कीमती चीजें कहाँ रखती हैं, वो भी तो उनकी साथी हो सकती है। फिर मम्मा चिड़िया को उस चूड़ियाँ बेचने वाली कौवी की बात याद आती है। वो चोरनी है, वो हमसे पूछ जाती है कि हम अपने गहने कहाँ छुपा कर रखते हैं। फिर रात में वो अपना काम करते हैं। हमें उन कौवों को पकड़ने के लिए एक योजना बनानी होगी। फिर कबूतर उन सबको अपनी योजना बताता है। दोपहर के बाद वो कौवी फिर से जंगल में आ जाती है। चूड़ियाँ चढ़ा लो चूड़ियाँ, रंग बिरंगी सतरंगी चूड़ियाँ, चूड़ियाँ चढ़ा लो चूड़ियाँ। हरियाली तोती गोरी कौवी को आवाज लगाती है, कौवी यहाँ आओ, मुझे चूड़ियाँ खरीदनी है। फिर गोरी कौवी हरियाली तोती के पास जाती है। कौवी, मुझे हरे रंग की कांच की चूड़ियाँ दे दो। अरे तोती, सुना है कि कल तुम्हारे जंगल में चिड़िया के घर से चोरी हो गई है। हाँ, चिड़िया के कीमती गहने चोरी हो गए हैं। तोती, हालात का तो तुम्हें पता है, इसलिए मैं अपने गहने छत पर छुपा कर रखती हूँ। हाँ, और मैं अपने गहने मटके में छुपा कर रखती हूँ ताकि किसी को पता न चले। बहुत अच्छा करती हो तुम। लो, ये हरे रंग की कांच की चूड़ियाँ ले लो। फिर गोरी कौवी हरियाली तोती को हरी चूड़ियाँ देकर वहाँ से चली जाती है। चोरनी कौवी, हमें सब पता चल गया है। आज रात को तुम्हें सोना नहीं बल्कि कुछ और ही मिलेगा। कालू जी, मामा जी को बुला लो और तैयारी करो, आज तोती के घर जाना है। गोरी, वो अपनी कीमती चीजें कहाँ रखती है? कालू, उसके घर में एक मटका होगा, वो अपनी सारी कीमती चीजें मटके में रखती है। रात को कालू कौवा अपने मामा के साथ दूसरे जंगल की ओर निकलता है। वो दोनों सीधा मिठू के घर की ओर जाते हैं। रानू चिड़िया, बुलबुल, मिठू तोता और कबूतर वो सब एक बड़े पेड़ के पीछे छुपकर लाठी लिए हुए बैठे थे। कालू कौवा खिड़की में से देखता है। मामा जी, रास्ता साफ है, घर में कोई नहीं है। कालू, जल्दी करो, वो मटका ही उठाकर यहाँ से भाग जाएंगे। फिर कालू कौवा घर के अंदर जाता है और पीछे पीछे मामा जी भी। जैसे ही वो घर के अंदर जाते हैं तो पीछे से सभी पक्षी भी आ जाते हैं और उनको घेर लेते हैं। मम्मा, मामा जी, मुझे बचा लो, हम पकड़े गए हैं। मारो मारो इन्हें, ये चोर हैं। फिर सभी पक्षी मार मार कर उन्हें बंदर बना देते हैं और उन्हें अपने किए की सजा मिलती है। कालू जी, वो देखो, बुलबुल का घोंसला अकेला है, शायद वो नदी से पानी पीने गई होगी। हाँ गोरी, एक अंडा भी पड़ा हुआ है। कालू जी, तुम जल्दी से जाओ, घोंसला और अंडा पेड़ से नीचे गिरा दो। जब बुलबुल आएगी तो उस मोटी चोंच वाले का नाम लगा देंगे जो बुलबुल के घोंसले के पास घोंसला बनाकर सो रहा है। फिर कालू कौवा चुपके से जाता है। वो बुलबुल के घोंसले और अंडे को नीचे गिरा देता है। वो थोड़ी दूर बैठकर बुलबुल के आने का इंतजार करते हैं। गोरी, तोता ही क्यों, हम कबूतर और चिड़िया का भी तो नाम लगा सकते हैं। कालू जी, तोता ही ठीक रहेगा। तुम भूल गए हो, अभी कुछ दिन पहले ही तो मिट्ठू की लड़ाई हुई थी बुलबुल से, जरा याद करो। अरे बुलबुल, तुम अपना घोंसला किसी और पेड़ पर बना लो। क्यों मिट्ठू, ये पेड़ तुम्हारा है, मैं तो यही घोंसला बनाऊंगी। ये जंगल हम सब पक्षियों का साझा है। हाँ मिठू भैया, बुलबुल बिल्कुल ठीक कह रही है। ये पेड़ हम सब के साझे हैं, कोई भी अपनी मर्जी नहीं चला सकता। परंतु चिड़िया बहन, जंगल में जितने भी अमरूद के पेड़ हैं, उनकी देखरेख मैं ही करता हूँ। मैं तो बस अमरूद के पेड़ों को स्वस्थ देखना चाहता हूँ। चिड़िया बहन, मैं इस पेड़ को कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी, आप बोल दे मिट्ठू से। ठीक है मिठू भैया, अब आप बुलबुल से नहीं लड़ोगे, वो पेड़ का ध्यान रखेगी। हाँ गोरी, याद आ गया कि तुम क्यों बोल रही हो मिठू का, अब तो बहुत मजा आएगा। थोड़ी देर बाद बुलबुल भी वहाँ आ जाती है। पेड़ के नीचे अपना घोंसला और अंडा टूटा हुआ देखकर वो रोने लगती है। ये किसने किया, ये किसने किया, मेरा घोंसला किस दुष्ट ने नीचे गिरा दिया, मेरा अंडा भी टूट गया है। बुलबुल बहुत रो रही थी। बुलबुल के रोने की आवाज सुनकर सभी पक्षी वहाँ आ जाते हैं। बुलबुल बहन, अभी मैं थोड़ी देर पहले यहाँ से गुजरा था। पहले तो अंडा और घोंसला बिल्कुल ठीक थे, ये काम अभी अभी हुआ है।
कोई पास का ही पक्षी होगा। हाँ कालू जी, बहुत जालिम है वो पक्षी। घोंसला ही हटाना था तो जालिम अंडे को तो ना नीचे गिराता। एक माँ के लिए उसका बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही मर जाए, बहुत दुख की बात है। ऐसा कहते हुए गौरी कवि बुलबुल के पास जाती है और उसके कान में कुछ बताती है। देखो बुलबुल बहन, मेरा नाम ना लेना, मैंने तुम्हारे घोंसले के पास इस मोटी चोंच वाले तोते को देखा था। गौरी कवि की ये बात सुनकर बुलबुल समझ जाती है। मिठू, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुमने ही मेरे घोंसले और अंडे को तोड़ा है ताकि मैं यहाँ से कहीं दूर चली जाऊँ। नहीं बुलबुल, ऐसा झूठा इल्जाम मुझ पर ना लगाओ, मैं ऐसे गंदे काम नहीं करता। बुलबुल कहाँ मिठू की सुनती है, वो तो सीधा मिठू को मारने लगती है। मिठू को मार खाता हुआ देखकर कौवे बहुत खुश हो रहे थे। जैसे ही रानू चिड़िया मिठू को बचाने के लिए आगे जाती है तो कालू कौवा हकी आ जाता है। अरे अरे चिड़िया बहन, तुम कहाँ जा रही हो? ऐसे पूरे तोते को नहीं बचाना चाहिए। पिटने दो इस मोटी चोंच वाले को, बेचारी बुलबुल का अंडा तोड़ दिया। ऐसे मिठू को मार लगाने के बाद बुलबुल वहाँ से चली जाती है और कौवे भी अपने घर को चले जाते हैं। गौरी, आज बहुत मजा आया। उस मोटी चोंच वाले को पीटता हुआ देखकर मुझे बहुत मजा आ रहा था। कालू जी, वो चिड़िया सबकी बड़ी दोस्त बनी फिरती है, मैंने आज तक उसे लड़ते नहीं देखा। मैं चाहती हूँ कि अब उसकी लड़ाई हो। परंतु गौरी, रानू चिड़िया की लड़ाई करना तोते की लड़ाई जितना आसान नहीं होगा। कालू जी, मैं तो उसे बस मार खाते हुए देखना चाहती हूँ और ये काम कल ही होना चाहिए। तुम कोई उपाय निकालो। फिर अगली सुबह हो जाती है। गौरी कवि नदी पर जाती है। मिठू भैया, बुलबुल ने आपको कल बहुत मारा, मेरे पास ये दर्द की दवा है, आप इसे लगा लेना, दर्द खत्म हो जाएगा। धन्यवाद चिड़िया, मैं कल रात सो नहीं पाया, आज मैं ये दवा लगाकर सो जाऊंगा। वहीं थोड़ी दूर नदी पर बैठी गौरी कवि उन्हें देख रही थी। कालू ठीक ही बोल रहा था, चिड़िया की लड़ाई करना बहुत मुश्किल काम है। वो सबसे कितने प्यार से बात करती है, भला इससे कौन लड़ेगा। ऐसा सोचकर गौरी कवि वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों बाद कालू कौवा और गौरी कवि बहुत भूखे थे। वो एक फलों के बाग में घुस जाते हैं। इतने में ही बाग की मालिक चील भी पीछे से आ जाती है। गौरी, चील आ रही है, अगर जान प्यारी है तो यहाँ से भाग चलते हैं। कालू जी, अभी तो आए हैं, पेट भरकर फल तो खाने दो, बाद में चील से माफी मांग लेंगे। गौरी, चील बात बाद में सुनती है, पहले मार लगाती है, मुझे बाद में न कहना। गौरी कवि डर जाती है। फिर वो कालू कौवे के साथ वहाँ से भाग जाती है। तभी गौरी कवि के मन में चिड़िया की लड़ाई करवाने का ख्याल आता है और वो दोनों रात को फलों की टोकरियाँ भर भर कर वहाँ से ले जाते हैं। कुछ ही दिनों में बाग खाली होने लगा था। अरे, मेरे बाग के फल तो तेजी से खत्म हो रहे हैं। कौन है वो चोर जो मुझ जैसी चील से भी नहीं डरता? एक बार मेरे पंखों में आ जाए तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। चील बहुत गुस्से में थी। उसे देखकर कालू कौवा और गौरी कवि चील के पास जाते हैं। चील दी, मैं और कालू जानते हैं कि आपके बाग से फल कौन चुरा रहा है। गौरी, मुझे उसका नाम बताओ, मैं उसे मार मार कर उसकी चटनी बना दूंगी। चील दीदी, हमारे जंगल में रहने वाली रानू चिड़िया, वो हर रोज यहाँ से टोकरी भर भर कर फलों की लेकर जाती है और वो अपने दोस्त मिट्ठू और कबूतर को भी खिलाती है। चील दी, जब मैंने उसे आपका बताया तो वो कहने लगी कि वो किसी चील से नहीं डरती। उस चिड़िया की इतनी हिम्मत, आज आने तो उसे, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। फिर कौवा और कवि वहाँ से चले जाते हैं। वो चिड़िया मिठू तोता और कबूतर के पास जाते हैं। अरे चिड़िया, तुम ये रोज रोज सूखा दाना खाती हो, मैंने तो आज फलों की खोज कर ली है। हाँ चिड़िया, मेरे दोस्त का फलों का बाग है, तुम सब वहाँ से जाकर मीठे मीठे फल खा लो। चलो चिड़िया, चलते हैं। ये सूखा दाना खा खा कर मैं तो बहुत थक गया हूँ, आज कोई मीठा फल चलकर खाते हैं। हाँ चिड़िया बहन, देर किस बात की, अगर कालू का दोस्त है तो चलो चलकर वो फल खा लेते हैं। ऐसे वो तीनों दोस्त कालू कवि और गौरी कवि के साथ चले जाते हैं। वो बाग से थोड़ा दूर बैठ जाते हैं। कालू जी, मैं तो तुम्हारे दोस्त के लिए मीठा हलवा लाना भूल गई। बेचारे ने कल कितने मन से कहा था कि उसे मेरे पंखों का मीठा हलवा खाना है। तो ठीक है गौरी बहन, आप हमारे साथ चलें और कालू भैया जाकर हलवा ले आएंगे। नहीं नहीं चिड़िया, मुझे भी कालू के साथ जाना होगा, क्योंकि हलवे में अभी मेवे भी डालने हैं। तुम बस यहाँ से सीधा जाओ, तुम्हें बाग दिख जाएगा।
हम बस यूं गए और यूं आए। इतना कहकर कालू कौवा और गोरी कौवी वहाँ से चले जाते हैं। वो तीनों दोस्त बाग में आ जाते हैं। उनके आते ही चील उन तीनों पर हमला कर देती है और वो तीनों को लाठी से खूब मारती है। फिर चील उन तीनों को पेड़ से बांध देती है। अच्छा, तो तू है वो छोटी चिड़िया, आज तो पकड़ में आ गई है। चील दी, मैंने कोई चोरी नहीं की। हम तीनों तो पहली बार यहाँ आए हैं। कृपया करें और हम तीनों को यहाँ से जाने दें। हर चोर यही बोलता है, अब तो ये रस्सी कल ही खोलेगी। ऐसे चील उन तीनों को पेड़ से बांध देती है और वहीं सो जाती है। चिड़िया बहन, ये उन कौवों की चाल थी जो हमें यहाँ फंसा दिया। अब से मैं कभी उनकी बातों पर यकीन नहीं करूँगा। वो तीनों बहुत दुखी थे। तभी वहाँ पर बुलबुल आ जाती है और वो चील को कौवों की सच्चाई बताती है। चील दी, मैंने उन कौवों को बातें करते सुना। वो सभी पक्षियों को आपस में लड़वाते हैं और आपके बाग से फल भी उन्हीं ने चोरी किए थे। वो बड़े मजे से अपने घर में फल खा रहे थे, मैंने अपनी आँखों से देखा है। चील को बुलबुल की बातों पर यकीन आ जाता है और वो तीनों को छोड़ देती है। अगली सुबह वो दोनों कौवे फिर से चील के बाग में जाते हैं। चील दी, हमने आपके चोरों को पकड़वाया, क्या आप हमें इनाम नहीं दोगी? हाँ गोरी, तुम्हें तो इनाम जरूर मिलेगा। फिर चील अपनी लाठी उठाती है और उन दोनों की खूब पिटाई लगाती है। डर के मारे कालू कौवा और गोरी कौवी सारी सच्चाई बता देते हैं। चील उन पर जरा भी रहम नहीं करती और सारी रात उन्हें पेड़ से बांधे रखती है। तेज बारिश में रानू चिड़िया, मिठू तोता और कबूतर अपना जंगल छोड़कर सागर वाले जंगल में आए थे। इतनी बारिश में वो तीनों दोस्त एक पेड़ पर बैठे हुए थे। रानू, मुझे बहुत ठंड लग रही है, मैं मर जाऊंगा। हाँ हाँ मिठू, हम तो जैसे हीटर लगाकर बैठे हुए हैं, हमें भी तो ठंड लग रही है। तोते और कबूतर, इस जंगल में मेरे जानने वाला एक कौवा तो रहता है, मगर मुझे उसके घर का नहीं मालूम। चिड़िया, हम कौवे के घर को ढूंढ लेते हैं, वरना ऐसी बारिश में यहाँ बैठे रहना बहुत मुश्किल है। मिठू भैया और कबूतर, आप दोनों यहीं बैठो, मैं किसी से पूछ कर आती हूँ। फिर रानू चिड़िया वहाँ से उड़ती है और जाकर एक घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। कोई है इस घर में? घर के अंदर से बुलबुल बाहर आती है। चिड़िया, मैं रहती हूँ इस घर में, ये घर मेरा है, बताइए आपको किससे मिलना है? बुलबुल बहन, हम दूसरे जंगल से आए हैं, हम कालू कौवे का घर ढूंढ रहे हैं। क्या आपको पता है कि कौवे का घर कहाँ है? हाँ, क्यों नहीं, वो एक नंबर का आलसी कौवा, उसके बारे में तो सारे जंगल को पता है। वो पुराने कुएं के पास बेरी के पेड़ पर है उसका घर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिर रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। हमें पुराने कुएं के पास जाना होगा, मेरे पुराने दोस्त कालू कौवे का घर उसी के पास है। चिड़िया, क्या वो कौवा हमें अपने घर में रख लेगा? वो मेरा पुराना जानने वाला है, मुझे बहुत उम्मीद है कि वो हमारी मदद जरूर करेगा, क्योंकि जब वो मेरे जंगल में आया था तो मैंने उसकी मदद की थी और अपने घर में रखा था। चिड़िया, जल्दी करो वरना हम ठंड से जम जाएंगे। फिर वो तीनों दोस्त कालू कौवे के घर की ओर जाते हैं। चिड़िया, ये घर तो पहले से टूटा हुआ है, क्या तुम्हारा दोस्त इस घर में रहता है? मिठू भैया, मुझे तो नहीं पता, मैं तो खुद पहली बार आई हूँ यहाँ। फिर रानू चिड़िया दरवाजे पर दस्तक देती है। कालू, इतनी बारिश में अब दरवाजे पर कौन आ गया है? जाओ दरवाजा खोलो। मुझे तो बहुत ठंड लग रही है, जाओ तुम ही खोलो दरवाजा। एक तो आधी रात को भी आराम नहीं करने देते, न जाने कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। गोरी कौवी ऐसे बोलते हुए गुस्से में दरवाजा खोलती है। कौन हो तुम सब? मैं तोता हूँ। तो मैं क्या करूँ, मुझे भी तो दिख रहा है कि तुम तोते हो, मैंने कौन सा तुम्हें चील कहा है? कौवी बहन, क्या ये कालू कौवे का घर है? हम दूसरे जंगल से आए हैं, हमें कालू कौवे से मिलना था। घर तो ये कालू कौवे का ही है, मगर पहले काम बताओ, इतनी तेज बारिश में यहाँ क्यों आए हो? गोरी बहन, हम इस जंगल में नए आए हैं, सोचा जब तक हम अपना घर नहीं बना लेते तब तक कालू कौवे के पास रह लेते हैं। ये सुनकर गोरी कौवी हंसने लग जाती है। अंदर से कालू कौवा भी आ जाता है। रानू चिड़िया, तुम यहाँ? हाँ कालू भैया, मैं, बारिश बहुत है, पहले अंदर जाने दे, बाद में सब बताती हूँ। फिर वो सब कालू कौवे के घर में चले जाते हैं। पेड़ पर बहुत ठंड लग रही थी, फिर मुझे आपका याद आया। चिड़िया, मेरा घर तो टूटा हुआ है। ठीक है, जैसा भी है, मेरी तो जान में जान आ गई।
अगर सारी रात बारिश में भीगते रहते तो सुबह तक जिंदा ना बचते। फिर वो तीनों रात गोरी कवि के घर में गुजारते हैं। अगली सुबह हो जाती है और बारिश भी रुक जाती है। गोरी कवि कालू कौवे से कहती है, कालू जी, हमसे तो इस घर की मरम्मत नहीं होगी, क्यों ना तुम्हारे दोस्तों से इस घर की मरम्मत करा ले। गोरी, बात तो ठीक है, वो सब मिलकर हमारे घर की अच्छी तरह से मुरम्मत कर देंगे। ये सोचकर कालू कौवा चिड़िया, कबूतर और तोते के पास जाता है, जो बाहर बैठे एक नए घर बनाने का सोच रहे थे। कोई जरूरत नहीं है, नया घर बनाने की कोई जरूरत नहीं है। हम सब मिलकर मेरे घर में ही रहेंगे और सब मिलकर इसी घर को मजबूत बना लेंगे और हम सब ठंड के दिन गुजार लेंगे। रानू चिड़िया को कौवे की बात पसंद आती है। क्या कहते हो मिठू और कबूतर? कौवा बात तो ठीक कर रहा है। हम कौवे के घर की मरम्मत कर लेते हैं और सर्दी के दिन गुजार लेते हैं। गर्मियाँ आते ही हम अपने अपने घोंसले बना लेंगे। हाँ चिड़िया, तुम ठीक कह रही हो। कौवे के घर की मुरम्मत करना आसान है, मगर नए घर बनाना बहुत मुश्किल है और बहुत दिन भी लग जाएंगे। फिर वो सब काम में लग जाते हैं। रानू चिड़िया सूखी घास इकट्ठी करती है। कालू कौवा और गोरी कवि धूप में बैठे हुए थे। कालू जी, जब घर बन जाएगा तो हम उन सब पक्षियों को अपने घर से निकाल देंगे। मैं नहीं रख सकती उन पक्षियों को अपने घर में। हाँ गोरी, इतने संबंध भी नहीं है मेरे चिड़िया से। जब एक बार घर बन जाएगा तो मैं उन सबको निकाल दूंगा। शाम हो जाती है। वो तीनों दोस्त मिलकर घर की मुरम्मत कर लेते हैं। चिड़िया, शाम हो गई है, चलो हम दाना ढूंढ लेते हैं। दाना ढूंढने के बाद घर में आकर आराम से सो जाएंगे। फिर वो तीनों दोस्त दाना खाने चले जाते हैं। गोरी, वो तीनों चले गए हैं, अब जल्दी से घर के अंदर की कुंडी लगा लो। जब वो आए तो दरवाजा न खोलना। कालू जी, मुझे उन तीनों को ठंड में मरते हुए देखकर बहुत मजा आएगा। तोते, मैं तो ठंड से मर रही हूँ, चलो अब घर चले। आज तो मुझे नए घोंसले में सोने का बहुत मजा आएगा। फिर वो सब वापस आते हैं, मगर दरवाजा अंदर से बंद था। कवि और कवि, जल्दी जल्दी दरवाजा खोल दो, मुझे बहुत ठंड लग रही है। मगर अंदर से कोई भी आवाज नहीं आती। फिर रानू चिड़िया बोलती है, कालू कालू भैया दरवाजा खोले, बाहर बहुत ठंड है। ठंड है तो मरो जाकर ठंड में, अब ये दरवाजा नहीं खुलेगा। ये सुनकर वो तीनों हैरान हो जाते हैं। अगर हमें घर में नहीं रहने देना था तो घर का काम क्यों करवाया? इसलिए कि कई सालों से ये घर ऐसे ही टूटा हुआ था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ये कौवे इतने बुरे हो सकते हैं। मैं तो समझी थी कि कालू मेरा दोस्त है, मगर वो कौवे का कौवा ही निकला। वो रात तीनों दोस्त एक पेड़ पर बैठकर गुजारते हैं। मुझे माफ कर दो मेरे दोस्तों, मैं दोषी हूँ, ये सब मेरी वजह से ही हुआ है। नहीं रानू बहन, हमें क्या पता था कि वो कौवे हमसे अपना घर ठीक करवाने के लिए मीठी मीठी बातें कर रहे हैं। वो तीनों दोस्त बहुत मेहनती थे, इसीलिए अगली सुबह वो तीनों मिलकर अपना घर बनाने में लग जाते हैं। थोड़ी ही देर में वो अपना नया घर बना लेते हैं। कबूतर और मिठू भैया, आज रात तो कोई भी हमें अपने घर से नहीं निकाल सकता। ये घर हमारा है, हम सबका। गोरी कवि और कालू कौवा अपने घर में बैठे हलवा बना रहे थे कि एक चिंगारी से उनके घर को आग लग जाती है। आग तो छत तक पहुंच जाती है। कालू कालू, जल्दी से किसी तरह घर से बाहर निकलो, वरना हम यही मर जाएंगे। गोरी, घोंसले भी जल जाएंगे। कालू, जान बचाओ जान। बहुत मुश्किल से कौवा और कवि घर से बाहर निकलते हैं। वो बाहर बैठे अपने घर को जलता हुआ देख रहे थे। सब जल गया गोरी, अब हम क्या करेंगे? कालू, लगता है हमने उन पक्षियों के साथ बुरा किया, इसलिए हमारे साथ भी बुरा ही हो रहा है। फिर वो तीनों दोस्त वहाँ आ जाते हैं। गोरी, मेरे दोस्त कालू को लेकर हमारे घर में आ जाना। हमारा घर तो छोटा हो सकता है, मगर हमारे दिल बहुत बड़े हैं। फिर कालू कौवा बहुत शर्मिंदा होता है। जंगल में गर्मी बढ़ रही थी। ऐसे गर्मी के मौसम में रानू चिड़िया और मिठू तोता तालाब से पानी पीने के लिए जा रहे थे। चिड़िया, कितनी तेज धूप है, मुझसे ये धूप अब बर्दाश्त नहीं हो रही। तभी आसमान से कबूतर नीचे आकर गिरा। मिठू, ये तो कबूतर है। कबूतर भैया, आपको क्या हुआ? चिड़िया, मुझे बहुत प्यास लगी है, मगर अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उड़कर तालाब पर पानी पी सकूं। मिठू भैया, कबूतर को उठाने में मदद करो।
फिर रानू चिड़िया और मिठू तोता कबूतर को उठाकर तालाब पर लेकर जाते हैं। उन तीनों ने तालाब से पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। तभी वहाँ बुलबुल आ जाती है, वो भी तालाब से पानी पीती है। तभी इन तीनों ने देखा कि बुलबुल रो रही है। क्या हुआ बुलबुल बहन, तुम रो क्यों रही हो? चिड़िया बहन, मैं अपने बेटे के लिए दाना ढूंढने गई थी, लेकिन जब मैं वापस लौटी तो गर्मी और प्यास की वजह से मेरा बेटा मर चुका था। ये सुनकर तीनों को बहुत दुख हुआ। ऐसे बहुत से दिन गुजरते गए और गर्मी भी बढ़ती रही और तालाब का पानी भी तेजी से सूख रहा था, जिससे ज्यादातर पक्षियों ने गर्मी के मारे अपना दम तोड़ दिया था। एक दिन रानू चिड़िया तालाब से पानी पीने गई तो उसने देखा कि तालाब आधा सूख चुका है। धूप भी बहुत तेज हो रही है और ये तालाब भी बहुत छोटा होता जा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे जंगल वासियों का क्या होगा? रानू चिड़िया एक पेड़ पर जाकर बैठ जाती है। तभी रानू चिड़िया को कोई आवाज सुनाई देती है। सामने गोरी कवि ने एक बोतल में नीली परी को कैद किया हुआ था। नीली परी, तूने मेरी ख्वाहिशें पूरी नहीं की ना, अब देखना मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। दुष्ट कवि, मैंने तेरी हर ख्वाहिश पूरी की है, लेकिन अब तू ऐसी ख्वाहिश कर रही है जिसमें दूसरे पक्षियों का बुरा है, इसलिए मैं ऐसी ख्वाहिश को कैसे पूरा कर सकती हूँ? नहीं कर सकती तो मरने के लिए तैयार हो जा। फिर गौरी कवि ने शीशे की बोतल को जमीन में दबा दिया और उस पर मिट्टी डालकर गौरी कवि वहाँ से चली गई। तभी रानू चिड़िया वहाँ जाती है। रानू चिड़िया को आवाज आती है, अब तो मेरा मरना निश्चिंत है। इस जगह मुझे कौन बचाने आ सकता है? यहाँ तो मुझे कोई भी सुनने वाला नहीं है। नीली परी, आप चिंता नहीं करें, मैं आपको बाहर निकालती हूँ। ऐसा कहते हुए रानू चिड़िया मिट्टी को हटाती है और नीली परी को आजाद कर देती है। नीली परी बोतल से बाहर आते ही उड़ नहीं पा रही थी। नीली परी जी, आप उड़ क्यों नहीं पा रही? चिड़िया, हर परी को जिंदा रहने के लिए हर 7 दिन में 3 चंबेली के फूल खाने पड़ते हैं और इस दुष्ट कवि ने मुझे पिछले 6 दिनों से इस बोतल में कैद कर रखा है, इसलिए मैं कमजोर हो चुकी हूँ। ना ही मैं उड़ सकती हूँ और ना ही मेरा जादू काम कर रहा है। चिड़िया, अब तो मैं मरने वाली हूँ। नीली परी जी, तो आपको कैसे बचाया जा सकता है? क्या मैं आपको वो फूल ला कर दूँ? हाँ चिड़िया, अगर शाम होने से पहले तुम वो फूल ले आओगी तो मैं बच जाऊंगी। मुझे पता है कि चंबेली के फूल कहाँ उगते हैं, मैं उन्हें लेकर आती हूँ। मुझे तो बहुत प्यास लग रही है, मैं आगे बढ़ने से पहले पानी पी लेती हूँ, फिर ही मुझ में थोड़ी हिम्मत आ जाएगी। रानू चिड़िया तालाब पर पहुँची, मगर वहाँ पानी और भी ज्यादा सूख गया था। जंगल के कई पक्षी तालाब के पास बैठे हुए थे, उन सब की हालत भी बहुत खराब थी। अरे कबूतर भैया, ये आप सबको क्या हो गया? चिड़िया, हम सबको बहुत प्यास लग रही है, मगर जितनी तेजी से ये तालाब का पानी सूख रहा है, हमने सोचा कि हम अपनी आखिरी सांस पर ही पानी पिएंगे, क्योंकि अगर हम पानी पी गए तो सभी जंगल के पक्षी प्यास से मर जाएंगे। मुझे भी यही लगता है कि हम सब मरने वाले हैं, लेकिन मैं मरते मरते किसी की जान जरूर बचाऊंगी। ये कहते हुए रानू चिड़िया बिना पानी पिए ही वहाँ से चली जाती है, क्योंकि वो चाहती थी कि उसकी वजह से तालाब का पानी खत्म न हो। धूप बहुत तेज थी, रानू चिड़िया बहुत प्यासी थी, उसे उड़ने में भी बहुत मुश्किल हो रही थी। इस तरफ नीली परी भी मरने को तैयार थी, दूसरी ओर जंगल के सभी पक्षी। रानू चिड़िया 1 घंटे के बाद फूलों के बाग में पहुंची। उसे वहाँ चंबेली का पौधा मिल गया। शुक्र है ऊपर वाले का कि चंबेली का पौधा मिल गया। उसने कुछ चंबेली के फूल तोड़े और वहाँ से भागी। रानू चिड़िया बहुत थक चुकी थी, मगर परी की जान बचाने के लिए उसने हिम्मत नहीं हारी। ये लो नीली परी, मैं चंबेली के फूल ले आई हूँ। फिर परी वो फूल खा लेती है। फूल खाते ही परी फिर से उड़ने लगी और उसकी जान में जान आई। मैं ठीक हो गई, मैं ठीक हो गई। चिड़िया, ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। मुझे खुशी हुई परी जी कि मैं आपको बचा पाई। ये कहते हुए रानू चिड़िया भी अब जमीन पर गिर जाती है। चिड़िया, ये तुम्हें क्या हुआ? नीली परी जी, मैं सुबह से प्यासी हूँ और तालाब सूख रहा है और सभी पक्षी तालाब के पास जमा है, वो सब जिंदा रह सके इसलिए मैंने पानी नहीं पिया।
चिड़िया तुम बहुत अच्छी हो, मगर अब मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। ऐसा कहते हुए परी ने अपनी छड़ी घुमाई और वो दोनों तालाब पर पहुंच गए, जहां सभी पक्षी बहुत बुरी हालत में पड़े थे। तालाब का पानी भी सूख चुका था। चिड़िया तुम भी आ गई। लगता है हम सब एक साथ इस दुनिया से जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा प्यारे दोस्तों। ऐसा कहते हुए नीली परी ने अपनी छड़ी घुमाई और तालाब पूरा पानी से भर गया, जिसे देखकर सभी पक्षियों ने उठकर पानी पिया। पानी पीने से सभी पक्षियों की जान में जान आई और उन सब के चेहरे खिल उठे। नीली परी, तुम्हारी वजह से आज हम सब की जान बच पाई है। हमें समझ नहीं आ रहा कि हम तुम्हारा कैसे धन्यवाद करें। नहीं, मेरी जान रानू चिड़िया ने बचाई है, तभी तो मैं आप सबकी जान बचा सकी। चिड़िया तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। हम बहुत भाग्यशाली है कि तुम जैसी एक अच्छी चिड़िया हमारी दोस्त है। सही कहा। और मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि ये तालाब अब कभी भी नहीं सूखेगा। तुम सब पक्षी जितना भी पानी पियोगे, सुबह होते ही ये तालाब फिर से भरा होगा। अरे वाह, अब तो मजा आ जाएगा। गोरी कवि काली ऐनक लगाए नदी के पास बैठी हुई थी। तभी उड़ता हुआ कालू कौवा वहाँ आ जाता है। कवि, सुंदर कवि, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। क्या क्या मैं सच में बहुत सुंदर हूँ? हाँ, तुम बहुत ही सुंदर हो। काले काले पंख, लंबी लंबी टांगे, तुम ही तो मेरे सपनों की शहजादी हो। कव्वे, तुम भी बहुत सुंदर हो। क्या तुम्हारे पंख भी मेरी तरह काले हैं? हो, देख लो, देख कर बताओ। हाँ हाँ, देख रही हूँ। तुम भी मेरी तरह बहुत सुंदर हो। मेरी तरह काले काले पंख और बड़ी सी लंबी चोंच। तुम ही मेरे सपनों के शहजादे हो। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम करोगी मुझसे शादी? हाँ, मगर तुम्हें मेरी माँ से इजाजत लेना होगी, फिर ही मैं करूँगी तुमसे शादी। मैं मना लूंगा तुम्हारी माँ को। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद गोरी कवि की माँ वहाँ आ जाती है। बेटी, अब घर चलो। यहाँ क्यों बैठी हुई हो? माँ, मैं देख तो नहीं सकती, मगर महसूस तो कर सकती हूँ। मुझे यहाँ बैठना बहुत अच्छा लगता है। फिर बूढ़ी कवि अपनी अंधी बेटी को लेकर घर चली जाती है। माँ, मैं शादी करना चाहती हूँ। बेटी, कौन करेगा तुमसे शादी? तुम तो देख नहीं सकती हो और घर के भी कोई काम नहीं कर सकती हो। माँ, एक कौवा मिला था मुझे आज। उसने मुझे पसंद कर लिया है। वो शादी करना चाहता है मुझसे। क्या तुमने उसे बताया कि तुम देख नहीं सकती हो? नहीं माँ, इस बार मैं पहले नहीं बताऊंगी। शादी के बाद खुद ही पता चल जाएगा। दूसरे दिन कालू कौवा सुबह सुबह तैयार होता है और अपने घर से निकलकर गोरी कवि के घर जाता है। गोरी, मैं आ गया। माँ कहाँ है? मैं तुम्हारी माँ से शादी की इजाजत लेने आया हूँ। कव्वे जी, क्या तुम करोगे ना मुझसे शादी और मेरी माँ को मना लोगे ना? हाँ, मैं तुम्हारी खातिर सब कुछ कर सकता हूँ। माँ, यहाँ आओ, कोई आपसे मिलने आया है। बूढ़ी माँ अंदर से आती है। माँ जी, मैं शादी करना चाहता हूँ आपकी बेटी से। बेटे, अगर तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी है तो बाग से पहले मेरे लिए मीठे मीठे अमरूद लेकर आओ, फिर ही मैं करूँगी शादी अपनी बेटी की। मैं लाऊंगा। मैं गोरी जी के लिए कुछ भी करूँगा। फिर कालू कौवा वहाँ से उड़ता है। माँ, आपने कालू को अमरूद लेने क्यों भेज दिया है? बेटी, तुम तो अंधी हो, तुम दाना नहीं ला सकती। मैं देखना चाहती हूँ क्या ये कौवा तुम्हारा पेट भी भर सकता है। कालू कौवा उड़ता हुआ मिठू के खेत में जाता है। मिठू तोता काम से फारिग होकर धूप में सो रहा था। मिठू सो रहा है, अब मैं अमरूद चुरा लेता हूँ। कालू कौवा चुपके से अमरूद चुराकर वहाँ से भाग जाता है। बेटा, ये अमरूद तो बहुत मीठा है। तो क्या माँ जी, अब मैं शादी कर सकता हूँ आपकी बेटी से? बेटे, मैं कल बताऊंगी। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। गोरी बेटी, मैं कल फिर आजमाऊंगी इस कफे को। कालू कौवा अपने घर में जाकर बहुत खुश था। वो तो सारी रात गोरी कवि के बारे में ही सोचता रहता है। अगली सुबह वो फिर से गोरी कवि के घर जाता है। कव्वे,
आज तुम्हें मेरे लिए मीठी खीर लेकर आनी होगी। अगर तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी है तो पहले मेरे लिए मीठी खीर लेकर आओ। मीठी खीर? हाँ माँ जी, मैं जरूर ले आऊँगा। मैं मीठी खीर ले आऊँगा। कालू जी, मेरी खातिर कर दिखाना। मेरी माँ की परीक्षा में पूरा उतरना। गौरी जी, आप चिंता नहीं करो, मैं लाऊंगा। मैं मीठी खीर जरूर लाऊंगा। फिर कालू कौवा वहाँ से उड़ता है और चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया बहन, मुझे मीठी खीर बना दो। मैंने अपनी होने वाली सास को मीठी खीर खिलानी है। कालू भैया, ये आपकी होने वाली सास कौन है? बेरी के पेड़ पर है गौरी कवि का घर। वो बहुत सुंदर है। अगर मैं उसकी माँ की परीक्षा में पूरा उतरा तो वो मेरी शादी कवि से कर देगी। कालू भैया, आजकल धोखा भी हो जाता है, अच्छी तरह से जांच कर लेनी थी आपने। नहीं नहीं चिड़िया, मैंने सारी जांच कर ली है। वो कवि बहुत खूबसूरत है और सुंदर भी है। नीली नीली आंखें हैं उसकी। फिर रानू चिड़िया कालू कौवे के लिए मीठी खीर बनाती है और उसे दे देती है। कालू कौवा मीठी खीर लेकर गौरी कौवे के घर जाता है। मुझे पता था कालू जी आप जरूर कर लोगे। माँ जी, क्या अब मैं शादी कर सकता हूँ? हाँ हाँ बेटे, अब तुम शादी कर सकते हो। अगले दिन कालू कौवा चिड़िया और तोते को साथ लेकर आता है और कालू कौवे की शादी हो जाती है। कालू, तुम्हारी दुल्हन ऐनक क्यों नहीं उतार रही है? हाँ, हो सकता है कालू तुम्हारी दुल्हन अंधी हो। मिट्ठू, मैं तुम्हारी चोंच तोड़ दूंगा। चुप कर जाओ, अगर किसी ने सुन लिया तो। फिर कालू कौवा गौरी कवि को ब्याह कर अपने घर ले जाता है। कालू जी, ये घर तो बहुत सुंदर है और बड़ा भी। ये कभी पागल है, मेरे टूटे हुए घर को सुंदर कह रही है। हाँ हाँ, मेरा घर बहुत सुंदर है, मेरी माँ ने बनाया था। गौरी जी, अब ये ऐनक उतार भी दो। क्या तुम ऐनक रात को भी लगाती हो? नहीं नहीं कालू जी, मैं तो बस सोने के समय ही ये ऐनक उतारती हूँ। गौरी कवि की इस बात से कालू कवि को शक पड़ जाता है और वो उड़कर दूसरी जगह जाकर बैठ जाता है। पति जी, मैं घर का ध्यान रखूंगी और तुम दाना ले आया करना। मैं और कोई काम नहीं कर सकती। माँ ने शुरू से ही मुझे कोई काम नहीं करने दिया। कालू कौवे की दुल्हन दूसरी तरफ देखकर बातें किए जा रही थी। इसका मतलब ये कवि अंधी है। मैं यहाँ हूँ, वहाँ नहीं। अपनी ऐनक उतार दो, मुझे सब मालूम हो गया है। आखिर कब तक तुम ये छुपाओगी? पति जी, मुझसे कोई शादी नहीं करता था, इसलिए मैंने इतनी बड़ी बात आपसे छुपाई। हा, गौरी, अब ये ऐनक उतार दो। अब हमारी शादी हो गई है। अब तुम अंधी हो या लंगड़ी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तुम मेरी पत्नी हो और मैं भी कोई जवान नहीं हूँ। अगर तुम मुझे देख लेती तो मुझसे कभी भी शादी ना करती। ये सुनकर गौरी कवि हंसने लगती है। ये वीडियो मुकम्मल तौर पर फर्जी है और सिर्फ तफरीह और तालीमी मकासद के लिए बनाई गई है। इस वीडियो में दिखाई गई तमाम वाक़यात, किरदार और कहानियाँ मुकम्मल तौर पर फर्जी हैं। इनका हकीकी वाक़यात या लोगों से कोई ताल्लुक नहीं। इस वीडियो का मकसद बच्चों को हिफाजत और फैसला साजी करने से आगाह करना है। बराह करम इसे गलत तनाज़ुर में ना लें।